हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। आज की और डेट है आज की 7 जुलाई और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट इश्यूज। लास्ट में हम डिस्कस करने वाले एक प्रैक्टिस एमसीक्यू जो कि इसी लेक्चर के जो डिस्कशन है उससे रिगार्डिंग रहेगा। तो इसे लेक्चर को पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूर से कोशिश कीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं अपना जो हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका हम आंसर देख लेते। तो देखिए उसका आंसर था डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब जो नगर वन स्कीम से जो रिलेटेड क्वेश्चन था उसके सभी स्टेटमेंट करेक्ट थे। तो आप इसे एक बार जरूर से देख लीजिएगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो तो एक्सप्लेनेशन यहाँ गिवन है, आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और तब भी ना आए तो आप हमारी कल की वीडियो देख सकते हैं, तो उससे आपको जरूर से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं न्यूज में। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं विंटर डीजल के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे 24th अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे जो अभी हाल ही में 4 जुलाई को मनाया गया था, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और एक ब्रीफ डिस्कशन भी करेंगे हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन में। अगला हम देखते हैं तो देखिए अगला हम डिस्कस करने वाले हैं भूटान चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो अभी हाल ही में चल रहा है ईस्टर्न टेरिटरी को लेकर भूटान की, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखने वाले हैं इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक जो कि दिल्ली में अभी एस्टेब्लिश किया गया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखने वाले हैं कुछ प्रीलिम से रिलेटेड न्यूज। तो देखिए ग्लोबा एंडरसोनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एक प्लांट स्पीशी है जो कि रिडिस्कवर की गई है बहुत समय बाद, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए हम आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विंटर डीजल के बारे में। तो देखिए हाल ही में आईओसी को अप्रूवल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को अप्रूवल मिल चुका है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस से कि विंटर डीजल का जो है यूज कर सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ये सिर्फ लिमिटेड इसका यूज रहेगा सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए। और कहाँ पे ये यूज होना है विंटर डीजल जो है वो होना है हाई एल्टीट्यूड एरिया सच एस लद्दाख। तो लद्दाख जैसे एरियाज पे जहाँ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, वहां पे इस डीजल का यूज किया जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख, कारगिल, काजा, यहाँ पे इसका जो यूज है इस डीजल का वो होने वाला है। तो ये डीजल क्या है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए परफेक्ट डीजल है। ये बहुत ही अच्छे से ये काम करता है इन कंडीशंस पे। तो चलिए हम इस डीजल के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो विंटर डीजल है वो क्या चीज है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एक स्पेशल फ्यूल है जो सिर्फ किसके लिए बना हुआ होता है, तो जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है या फिर जो लो टेम्परेचर रीजन है जैसे लद्दाख जो रीजन है वहां के लिए ये स्पेशली बना होता है। और ये क्या है, इसको देखिए BS6 ग्रेड का भी स्पेसिफिकेशन जो है BS6 ग्रेड का भी दे दिया है इसको डिक्लेरेशन की जो विंटर डीजल है वो BS6 ग्रेड का है। मतलब कि इससे पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही कम होने वाला है। तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कैसे करता है काम। तो देखिए इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए ये ऐसे रीजन्स पे आसानी से यूज किया जा सकता है। विस्कोसिटी क्या होता है, तो एक लिक्विड होता है जो बहुत ही लेयर अलग अलग लेयर में फ्लो होता है। आप कभी भी देखिएगा पानी क्या होता है, अलग अलग लेयर में फ्लो होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो दो लेयर है उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और उस फ्रिक्शन को कहते हैं विस्कोसिटी। तो इसमें क्या है, ये फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इसलिए जो फ्लूइड है या फिर जो डीजल है वो आसानी से फ्लो हो सकता है और ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी आसानी से फ्लो हो सकता है। अगला हम देखते हैं, अगला कैरेक्टरिस्टिक है इसका पोर पॉइंट। इसका पोर पॉइंट भी बहुत ही लो होता है। पोर पॉइंट क्या होता है, तो देखिए पोर पॉइंट ऐसा मिनिमम टेम्परेचर होता है जहां पे लिक्विड आसानी से फ्लो कर सके, जिस टेम्परेचर तक लिक्विड आसानी से फ्लूइड ही बना रहे, मतलब फ्लो की जो कैरेक्टरिस्टिक है फ्लूइड की वो उसमें बनी रहे। तो इस जो विंटर डीजल है उसका जो पोर पॉइंट है वो कितना है, लगभग -30 डिग्री सेल्सियस है इसका पोर पॉइंट। तो जिस कारण से क्या है, ये इतने कम टेम्परेचर पे भी आसानी से फ्लूइड बना रह सकता है। जमने की जो प्रॉब्लम होती है डीजल में आमतौर पर इन हाई एल्टीट्यूड रीजन या लो टेम्परेचर रीजन पे, तो वो सॉल्व की जा सकती है इस डीजल के थ्रू। इसलिए ये क्या है, लो पावर पॉइंट है इसका। अगला हम देखते हैं, देखिए इसमें जो सीटेन रेटिंग है वो भी इसकी बहुत हाइयर है। इस फ्यूल की जो सीटेन रेटिंग है वो बहुत ही हाइयर है। सीटेन रेटिंग क्या होती है, ये एक रेटिंग नंबर होता है जो जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी को बताता है। जितना ज्यादा सीटेन रेटिंग होगी वो उस इंजन की एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। और ये फ्यूल से डिसाइड किया जाता है, फ्यूल के मिक्सचर से डिसाइड किया जाता है कि इंजन की सीटेन रेटिंग कैसी है। तो इस विंटर डीजल जो यूज होना है जिस इंजन में, उन इंजन की जो सीटेन रेटिंग है वो बढ़ जाती है, तो हायर सीटेन रेटिंग हो जाती है। अगला हम देखते हैं, तो देखिए अगला कैरेक्टरिस्टिक है इसका, इसमें जो सल्फर कंटेंट है वो भी बहुत कम होता है। तो पोल्यूशन के चांसेस या फिर जो केमिकल डिपॉजिट्स होते हैं इंजन में उसके चांसेस बहुत ही कम है इस फ्यूल के अंदर पे। तो इसलिए क्या है, जो इंजन है वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको ध्यान रखने हैं विंटर डीजल के बारे में। चलिए अब हम आईओसीएल के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखिए आईओसीएल है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बनाई गई थी 1959 में और ये एक इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल एंड गैस कंपनी है जो महारत्ना भी है। ये आपको याद रखना है, महारत्ना भी है ये आईओसीएल। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये लार्जेस्ट कमर्शियल ऑयल कंपनी है हमारे यहाँ इंडिया में, लार्जेस्ट कमर्शियल ऑयल कंपनी है ये। इसके फंक्शंस देखें तो देखिए ये ऑपरेट करती है पूरी की पूरी हाइड्रोकार्बन की जो वैल्यू चेन है उसमें, मतलब कि
क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल, हर चीज के लिए ये ऑपरेट करती है। फॉर एग्जांपल रिफाइनिंग के लिए करती है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन भी ये करती है, मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल, ये सभी काम ये करती है IOCL। इसके सब्सिडरीज भी हैं अलग अलग कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल देखिए, श्रीलंका में इसका सब्सिडरी है श्रीलंका IOC, मॉरिशियस में है इसका मॉरिशियस इंडियन ऑयल या फिर मॉरिशियस लिमिटेड, और मिडिल ईस्ट में भी है इसका, यानी कि IOC मिडिल ईस्ट FZE। ये कंपनी क्या है, इसकी सब्सिडरीज हैं जो अदर नेशंस में लोकेटेड है। तो ये था IOC के बारे में ब्रीफ में एक डिस्कशन छोटा सा। अब हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ते, तो देखिए अगली न्यूज है हमारे पास 244th इंडिपेंडेंस डे ऑफ USA के बारे में। तो अभी हाल ही में 4 जुलाई 2020 को जो USA ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है, जो कि 24th एनिवर्सरी थी उनके इंडिपेंडेंस डे की। मतलब जो USA है वो इंडिपेंडेंस हुआ था 1776 में 4 जुलाई के ही दिन। तो इस मौके पर जो हमारे PM है नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो USA है उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसका थोड़ा बहुत हम ब्रीफ में एक डिस्कशन कर लेते हैं कि जो रिवॉल्यूशन है या फिर जो वॉर है इंडिपेंडेंस के लिए अमेरिका का, वो कैसा था। तो देखिए, अमेरिका किसकी कॉलोनी थी? अमेरिका थी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी। तो जो अटलांटिक यानी कि जो अमेरिका के जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पे 13 कॉलोनीज थी जिन्हें जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने अपनी कॉलोनी बना के रखा था। तो शुरुआत में तो सब सही चल रहा था, कॉलोनी और ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के बीच में बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन चल रहे थे। मतलब कोई उतना ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं था, कोई उतना ज्यादा कुछ नहीं था, लड़ाई झगड़ा या वॉर। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई, ऐसे लॉज लाए, जिसके कारण क्या हुआ, जो कॉलोनीज है उनमें प्रोटेस्ट दिखना शुरू हो गए। तो वो जो कॉलोनीज है वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और उसी के बाद क्या हुआ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ, जिसके कारण अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली। तो हम कुछ रीजंस देख लेते हैं कि क्यों प्रोटेस्ट शुरू हुआ अमेरिकन कॉलोनीज में। प्रोटेस्ट जो है उसके रीजंस क्या क्या थे, कॉजेस क्या क्या थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके शुरू होने के। देखिए, सबसे पहला रीजन तो था कि उनको जो है रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जो कॉलोनीज थी उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था। चलिए ठीक है, नहीं मिलता था, कोई बात नहीं, बट उसके बाद उनसे टैक्सेस भी लिए जाते थे। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि टैक्सेस भी ले रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे रहे, मतलब कि उनको राइट ही नहीं है अपने लिए कुछ कहने का, बट सिर्फ पे करने का राइट है। तो ये क्या है, गलत चीज है, इसलिए इसके खिलाफ जो अमेरिका है या कॉलोनीज है उनमें बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। तो ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन है कि जो वॉर हुई थी, 7 ईयर वॉर हुई थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, तो उसमें जो रिसोर्सेस यूज हुए थे, ब्रिटेन के द्वारा जो रिसोर्सेस यूज किए गए थे, वो ज्यादातर अमेरिकन कॉलोनीज से ही लिए जाते थे, जिसके कारण क्या है, लोगों ने इसके खिलाफ भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इस ब्रिटिशर्स के इस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, रिसोर्स जो यूज कर रहे थे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। फिर अगला हम देखते, तो देखिए बहुत सारे एक्सपोर्ट के लिमिटेशंस भी लगाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर। जैसे जो टोबैको, शुगर और कॉटन है, वो सिर्फ जो अमेरिकन कॉलोनीज है वो सिर्फ जो ब्रिटेन है सिर्फ वहीं पे ही बस इसको एक्सपोर्ट कर सकती थी, अदर कंट्रीज या अदर नेशंस को ये नहीं बेच सकते थे, ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो ये इस लिमिटेशन के कारण भी जो वहाँ की जो एक्सपोर्टर जो कम्युनिटी है उन्होंने प्रोटेस्ट दिखाया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। अगला हम देखते, तो देखिए अगला कॉज था कि वहां पे हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दिए जाते थे। जो अदर कॉलोनीज या इंग्लैंड के बाहर से कोई और माल या फिर गुड्स आते थे जो अमेरिका है उसके अंदर पे, तो उनपे क्या है, बहुत ही हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दिया, जिसके कारण उनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और वो प्रॉफिट नहीं कर पाते थे। बट जो गुड्स इंग्लैंड से आते थे उन पर इतनी ज्यादा हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगाई जाती थी, और इसीलिए क्या है, जो इंग्लैंड के गुड्स थे वो ज्यादा चल जाते थे, उनको ज्यादा प्रॉफिट होता था। इसी के खिलाफ क्या है, जो अदर कॉलोनीज है उन्होंने प्रोटेस्ट दिखाना शुरू कर दिया कि हमें भी जो इंग्लैंड से गुड्स आ रहे हैं उन्हीं की तरह ही हमारे जो गुड्स हैं उनमें भी उतनी ही इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए। तो ये एक प्रोटेस्ट चला था, ये एक रीजन था। और अगला जो रीजन था वो था इनइक्वालिटीज ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी। तो इससे रिलेटेड भी एक, देखिए बहुत सारे फिलोसोफर्स आए थे उस समय में अमेरिका में। फॉर एग्जाम्पल थॉमस पेन और थॉमस जेफरसन, इन्होंने ही क्या किया था, लोगों को ये बताया था कि जो ब्रिटिश की जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज है हमारे खिलाफ। क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स जो थे, अब वो उनकी कॉलोनी थी, अमेरिकन कॉलोनी, तो वहां पे जो नेटिव्स थे अमेरिका के, उनके खिलाफ उनको और ब्रिटिशर्स को आपस में रहना पड़ता था, बट उनके बीच में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज थी कि जो चीज ब्रिटिशर्स के लिए अच्छी थी वो अमेरिकन को नहीं करने दिया जाता था। तो ये इनइक्वालिटीज को उजागर किया किसने, थॉमस पेन और थॉमस जेफरसन जैसे फिलोसोफर्स ने। और उसी के बाद क्या हुआ, रिबेलियन या फिर उसी के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए इस इनइक्वालिटी के खिलाफ। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। चलिए अब हम थोड़ा सा डिक्लेरेशन के बारे में भी देख लेते कि जो इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन था वो कैसे हुआ। सबसे पहले एक फिलाडेल्फिया में ये 13 कॉलोनीज थी वो सभी मिले थे, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस अटेंड किए थे इन सभी 13 कॉलोनीज ने।
जिसके बाद क्या हुआ था, ये जो कांग्रेस था, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुआ था, वो इंडिपेंडेंस को लेकर ही चर्चा करने के लिए की गई थी 13 कॉलोनीज के द्वारा। बट इससे जो ब्रिटिशर्स है, जो ब्रिटिश का किंग है, उन्होंने क्या इसे एज अ म्यूटिनी डिक्लेयर कर दिया। मतलब हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा, जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था इसको। तो जिसके कारण क्या हुआ, 1775 में कॉलोनीज और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर हो गया, उनके ट्रूप्स के बीच में क्लैशिंग हो गई, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इस जो वॉर हुआ था उसमें जीत हुई अमेरिकन की। और फिर उसके बाद सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई 1776 में, जिसने डिक्लेयर किया अमेरिका को इंडिपेंडेंस 4 जुलाई को। तो ये था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में एक ब्रीफ, ताकि आपको एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में वो हो जाए। फिर इसके बाद जो अमेरिका है वहां पे इनएलिनेबल राइट्स भी आए सभी लोगों के लिए, जैसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। और यही बिल ऑफ राइट्स जो है हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्हीं बिल ऑफ राइट्स के थ्रू ही आए थे। तो ये था इसके बारे में अमेरिकन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज है हमारे पास भूटान चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। तो इसमें क्या है, तो देखिए न्यूज में यह है कि अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल हुई थी, उसकी मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि भूटान के ईस्टर्न रीजन में सिचुएटेड है, तो उसके लिए इस फैसिलिटी ने, इस काउंसिल ने क्या किया है, प्रोजेक्ट के उस वहां पे एक प्रोजेक्ट चलाने वाली है भूटान गवर्नमेंट, तो उसकी फंडिंग इन्होंने दी है। तो उसका उस फंडिंग का अपोज किया है चाइना ने, ये कहकर कि ये जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है चाइना और भूटान के बीच में, जो कि भूटान ने पूरा पूरा इसका रिजेक्ट किया है, इस क्लेम को चाइना के। तो इसके बारे में ही न्यूज थी। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो भूटान है, भूटान और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो अभी तक कहाँ कहाँ होता था, वो सिर्फ वेस्टर्न और मिडिल सेक्टर में होता था। जो वेस्टर्न रीजन है, जैसे कि डोकलाम, आप यहाँ मैप में देख लीजिए। देखिए जो डिस्प्यूट है, अभी तक बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना और भूटान के बीच में, वो सिर्फ डोकलाम प्लेट्यू, जाकारलुंग या फिर पासामलुंग, मतलब कि वेस्टर्न और नॉर्थ सेंट्रल रीजन पे ही बस था यहाँ पे अभी चाइना और भूटान का डिस्प्यूट। बट अब चाइना क्या क्लेम करने लग गया है कि ये जो टेरिटरी है साक्तेंग, जो ईस्टर्न रीजन पे है भूटान के, वो भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो देखिए अभी तक क्या है, जो भूटान है और चाइना है उनके बीच में एक कभी भी जो डिप्लोमेटिक, जो फॉर्मल जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कभी भी एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। ना तो एम्बेसी है भूटान की चाइना में, या ना ही चाइना की भूटान में। तो जिसके कारण क्या है, जब भी कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, जैसे अभी हुआ था हाल ही में बॉर्डर डिस्प्यूट डोकलाम में पिछले साल, तो उसके लिए भी जो भी टॉक्स थी वो सभी क्या हुआ था, जो भूटान की न्यू दिल्ली में एम्बेसी है उसके थ्रू सारी टॉक्स की गई थी। चाइना और भूटान का कोई भी फॉर्मल रिलेशन नहीं है, फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। तो 1984 से 2016 तक, अभी तक भूटान और चाइना के बीच में 24 बार बाउंड्री टॉक्स हो चुकी हैं इन रीजन्स के लिए। बट इनमें कभी भी ईस्टर्न रीजन की जिक्र या बात नहीं की गई है। जब भी ये बाउंड्री टॉक्स हुए हैं तो ये इन्हीं रीजन के लिए हुए हैं, मतलब वेस्टर्न और नॉर्थ सेंट्रल रीजन के लिए ही बस हुए हैं। तो चलिए हम क्लेम की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए क्लेम क्या है, चाइना का क्लेम तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि चाइना ने क्या क्लेम किया है। तो जीईएफ की काउंसिल की मीटिंग में ही चाइना ने क्लेम किया था कि जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो हम भूटान की तरफ से भी देख लेते हैं। तो भूटान का क्लेम क्या है, तो भूटान ने टोटली रिजेक्ट किया है जो चाइना का क्लेम है। चाइना ने बोला है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इसको भूटान ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। ये कहकर कि जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या जो ईस्टर्न रीजन है भूटान का, वो एक इंटीग्रल और सोवरेन टेरिटरी है भूटान के अंदर। और ये जो साक्तेंग सेंचुरी है उसके लिए पहले भी बहुत सारी फंडिंग हो चुकी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला चुके हैं इस साक्तेंग सेंचुरी में, बट इसके पहले कभी चाइना ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो अब उठाने का कोई फायदा नहीं है। और जीईसी जो है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल है, उन्होंने भी जो चाइना का ये क्लेम था उसे ओवर रूल कर दिया है और उसे खारिज कर दिया है। चलिए हम और देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए अभी मैंने आप सभी को बताया कि जो भी बाउंड्री टॉक्स होती हैं भूटान और चाइना के बीच में, वो न्यू दिल्ली के एम्बेसी के थ्रू ही होती है, क्योंकि उनके बीच में कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। और अभी तक डिस्प्यूट सिर्फ वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन पे ही अभी तक था। बट अब क्या है, चाइना जो है वो भूटान का ईस्टर्न रीजन पे भी डिस्प्यूट बताने लग गया है। तो ये था इस डिस्प्यूट के बारे में, चाइना और भूटान के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। अब हम आगे देखेंगे आगे क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम जरूर आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे पास इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक के बारे में। देखिए हाल ही में जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक, जो कि बना है कहाँ पर, द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेस दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए ये जो प्लाज्मा बैंक है ये बिल्कुल
ब्लड बैंक की तरह ही काम करेगा, बस फर्क इसमें ये रहेगा कि इसमें क्या कलेक्ट किया जाएगा, ब्लड तो किया जाएगा बट उसमें जो सेव करने वाली चीज़ है वो क्या की जाएगी, वो प्लाज्मा किया जाएगा। तो और ये स्पेशली किसके लिए बनाया जा रहा है ये ब्लड प्लाज्मा बैंक, तो ये बनाया जा रहा है कोविड-19 से जो रिकवर हो चुके हैं उनके लिए ही ये बनाया जा रहा है। इसमें क्या होगा तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो हम डोनर्स देख लेते हैं कि कौन कौन रहेंगे जो जो प्लाज्मा है वो डोनेट करने वाले हैं। तो उनकी एलिजिबिलिटी दी है इस बैंक में। तो देखिए कम से कम जो भी कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं वो कम से कम 14 दिन तक वो जो अपना प्लाज्मा है वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। 14 दिन बाद ही वो डोनेट कर सकते हैं। और दूसरी एलिजिबिलिटी है कि जो एज है वो 18 से 60 साल के बीच में होना चाहिए और वेट 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। अगला है जो वुमेन है जिन्होंने हाल ही में बर्थ दिया है या फिर जो प्रेग्नेंट है वो एलिजिबल नहीं है इस प्लाज्मा डोनेट डोनेट करने के लिए। चलिए हम अब देख लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कि ये कैसे काम करती है। इसके बारे में मैंने इसके पहले भी बता चुका है, हमारे लेक्चर में ही करंट इश्यूज में ही हमने डिस्कस कर चुका है कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो हम इसके बारे में एक बार ब्रीफ में जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्लाज्मा थेरेपी वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले ब्लड लिया जाता है जो ठीक हो चुका है, जो रिकवर्ड हो चुका है कोविड-19 से, उनकी बॉडी से ब्लड लिया जाता है। उस ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है एक सीरम के फॉर्म में जिसको कॉन्वेलेसेंट सीरम बोलते हैं, और फिर उस सीरम को इंजेक्ट किया जाता है जो अभी पेशेंट है कोविड-19 जिसके अंदर है वायरस, उसको उस पे इंजेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उसके जो पेशेंट है, जो कोविड-19 का पेशेंट है, उसके अंदर पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है उस वायरस से लड़ने के लिए। तो ये था प्लाज्मा थेरेपी के बारे में एक ब्रीफ में। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे लेक्चर में देख सकते हैं। चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे पास ग्लोबा एंडरसोनी के बारे में। ये एक प्लांट स्पीशी है जो कि हाल ही में रिडिस्कवर की गई है और ये एक रेयर और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसका जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये आपको याद रखना है। और नैरोली एंडेमिक, नैरोली एंडेमिक का मतलब क्या है, ये बहुत ही कम एरिया में अवेलेबल है। जैसे ये सिर्फ कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, इसका जो अवेलेबिलिटी है वो इसकी कहाँ तक है, बस सिर्फ ये तीस्ता रिवर जो वैली है सिर्फ वहीं पे ये अवेलेबल है, जो कि सिक्किम, हिमालयाज और दार्जिलिंग के एरिया में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर ही सिर्फ अवेलेबल है और ये लगभग 136 साल बाद फिर से स्पॉट किया गया है इसको, ग्लोबा एंडरसोनी को। ये आपको नाम याद रखना है, ये एक प्लांट स्पीशी है। तो इसके बारे में नहीं था। चलिए हम अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए हाल ही में CM शिवराज सिंह चौहान जो हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने डिक्लेयर किया है या अनाउंस किया है कि जो PM नरेंद्र मोदी जी हैं, PM जो है हमारे, तो वो इनॉग्रेट करने वाले हैं 10 जुलाई को 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट। ये पावर प्लांट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि ये जो है ये लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्रोजेक्ट है इंडिया में और एशिया में। ये पूरा एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्रोजेक्ट होने वाला है 750 मेगावाट का। ये कहाँ लोकेटेड है ये आपको याद रखना है। तो ये गुड़ तहसील मध्य प्रदेश रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन करने वाला है, तो वो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है वो करेगी। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ये दोनों मिलकर एक कंपनी बनाएंगे, जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएंगे जो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाला है। उसका नाम क्या होने वाला है, तो उसका नाम होने वाला है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी। तो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बस यही 3 चीज़ें याद रखनी है। ये एशिया का सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है। कितने मेगावाट का है, तो 750, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करने वाला है, तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। तो ये था आज की न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए अब हम आज का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन है विंटर डीजल से रिलेटेड। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स है। देखिए आपके पास 3 स्टेटमेंट्स है। इट इज स्पेशलाइज्ड फ्यूल स्पेसिफिकली फॉर हाई एल्टीट्यूड रीजन एंड लो टेम्परेचर रीजन। पहला स्टेटमेंट ये है आपके पास। दूसरा स्टेटमेंट है इट हैज लो विस्कोसिटी बट हायर सल्फर कंटेंट। और तीसरा स्टेटमेंट है इट हैज हायर सीटेन नंबर। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है, आपको इनमें से सही बताने हैं। 3 स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। इन ऑप्शन में से आप सही आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगा। तो इसका आंसर जानने के लिए आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा और आज हमें आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो हमारे लेक्चर से रिगार्डिंग या हमारे कोई भी सीरीज से रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस पे मिल जाएगी, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।